हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। मैं और मेरा आज आपको भारतीय संविधान और संविधान क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला है कि संविधान क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे कि संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी। भारत में संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो किस स्वरूप में रही होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था है उसको संचालित किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे यह कैसा है, लिखित और अलिखित। यह दस्तावेज है कैसा, लिखित और अलिखित दस्तावेज। यानी संविधान वह प्रणाली है या संविधान वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। वह लिखित स्वरूप में भी हो सकती है और अलिखित स्वरूप में भी हो सकती है। तो ये हम मान सकते हैं कि संविधान एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से राष्ट्र की शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। तो हम एक बात ये और स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान कैसा है, इस स्वरूप में इसका जो स्वरूप कैसा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि जो लेखन के आधार पर संविधान जो है दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर संविधान दो प्रकार का हो सकता है, एक तो लिखित और एक अलिखित। लिखित संविधान से आशय यह है कि उस राष्ट्र का जो संविधान है उसके नियमों को जो है एक दस्तावेज के रूप में लिखा गया है, एक निश्चित समय अंतराल के मध्य उसको लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है, वो होगा लिखित संविधान। और दूसरा होगा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से आशय ये कदापि नहीं है कि वहां के नियमों को लिखा नहीं गया है, बल्कि वहां के जो नियम होंगे वो उनको जो है कम स्वरूप में लिखा गया है, यानी उतना नहीं लिखा गया है जितना लिखित संविधान लिखा गया है। उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था परंपरा के आधार पर अधिक चलती है। परंपरा के आधार पर, परंपरा यानी जैसे ब्रिटेन की बात करें, हम ब्रिटेन का उदाहरण लें तो विश्व में सबसे जो अच्छा उदाहरण है अलिखित संविधान का तो वो है अपने इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड का संविधान जो है वहां का जो सम्राट होगा वह जो नियम कहेगा, वह जो अपना आदेश देगा वही वहां का संविधान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि परंपरा या जो शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो जो कहेगा वही संविधान है। तो ये हो गया अलिखित संविधान। और लिखित संविधान का अच्छा उदाहरण भारत है। भारत, यूएसए, ये इसके उदाहरण। और अलिखित संविधान के उदाहरण है प्रमुख इंग्लैंड। तो ये बात की हमने संविधान क्या है और लेखन आधार पर संविधान के दो भाग है। तो उसी प्रकार हम एक और बात करते हैं, ये तो किसके आधार पर है, यह लिखित स्वरूप के आधार पर है। और दूसरा बात करें हम कि संविधान संशोधन के आधार पर। एक बात नहीं हो रही कि संविधान संशोधन क्या होता है। किसी राष्ट्र का संविधान जो है वो एक निश्चित समयावधि के दौरान जो परिस्थितियां होती है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन समय जैसे जैसे बदलता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, लोगों का जीने का जो तरीका होता है वो बदलता रहता है। इसलिए किसी भी संविधान या किसी भी राष्ट्र के संविधान में संशोधन करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो संविधान में संशोधन किया जाता है उसके आधार पर हम संविधान को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहली बात करें तो कठोर संविधान होगा और दूसरा होगा लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान। कठोर संविधान से आशय है कि जिस राज्य के संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कठिन होती है। यानी यदि हम किसी भाग में जो है संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें उस भाग में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही कठिन होगी। विविध चरणों से गुजरती हुई जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो वो होगा कठोर संविधान। और दूसरा होता है लचीला संविधान। लचीला संविधान से आशय ये है कि जो संविधान एक छोटी सी प्रक्रिया के आधार पर जो है या
उसको हम कह सकते हैं सामान्य प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी जिस संविधान को सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है वो तो होता है लचीला, और जिस राज्य के संविधान में संशोधन करने के लिए कठिन प्रक्रिया को अपनाया जाए वो होता है कठोर संविधान। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन के आधार पर हमने दो प्रकार है और अपने लेखा स्वरूप के आधार पर दो प्रकार है। उसके बाद हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहेगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले बात करते हैं सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में मूलतः किस उद्देश्य के लिए आई थी। मूलतः उद्देश्य इनका क्या था कि व्यापार करेंगे भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में आती है। कब आती है? 1600 ईस्वी में। उसके पश्चात ये भारत में जब प्रवेश करती है उसके पश्चात इसकी जो मानसिक आकांक्षा होती है वो बदल जाती है। तो सबसे पहले जो उस समय शासन व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था थी जो मुगलों के हाथ में थी। तो मुगलों के हाथ में थी उस समय 1717 की बात है। कब की बात है? 1717 की बात है। इस समय जो है मुगल सम्राट होता है फर्रुख खरशियर। कौन होता है? मुगल सम्राट होता है फर्रुख खरशियर। ये फर्रुख खरशियर क्या करता है? ये फर्रुख खरशियर ये करता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है एक फरमान जारी करता है। क्या करता है? जारी फरमान। इस फरमान में ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जहां पर भी व्यापार करेगी वहां पर उनका कोई टैक्स नहीं लगे, यानी कर नहीं लगे। पहले एक व्यवस्था होती थी नाका। इस प्रणाली में ये होता था कि जो ये प्रणाली इसमें जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाएंगे, यानी एक राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां टैक्स लगता है। टैक्स लगे हुए थे, जैसे आज भी जो टोल प्लाजा लगे हुए थे उन पर उसी तरह एक नाका होता था। क्या होता था? नाका। ये जो नाका कर है ये इनको मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको ये कर देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्रुख खरशियर ने कह दिया है कि आपको ये छूट दी जाती है कि आप भारत की किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सकते हैं। इसलिए अब कंपनी को पूर्ण अधिकार मिल गया है, वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। तो उसके बाद अब कंपनी को एक और स्वतंत्रता मिल गई है तो इनकी जो मानसिक आकांक्षा है वो अब और बदल जाएगी। इसलिए अब जो व्यापारिक उद्देश्य से आई थी अब राजनीतिक उद्देश्य की तरफ कैसे बदलती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1717 के बाद बात आती है 1757 की। इस 1757 में एक घटना घटित होती है, प्लासी का युद्ध। आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसने भारतीय इतिहास को पूर्ण रूप से बदल दिया। तो 1757 में जो युद्ध होता है वो अंग्रेजों के मध्य होता है। अंग्रेजों का जो होता है वो होता है लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? लॉर्ड क्लाइव। और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब होता है कौन? सिराजुद्दौला जो होता है वो होता है बंगाल का नवाब, और क्लाइव होता है जो अंग्रेज अधिकारी होता है। इनके मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है कंपनी की तरफ से जो क्लाइव जो नेतृत्व करते हैं वो इस युद्ध को जीत जाते हैं और आखिरकार जो भारत में जो राजनीतिक ईस्ट इंडिया कंपनी है जिनकी राजनीतिक अधिकार की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किस युद्ध से हो जाती है? 1757 से। फिर 1757 में जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ वो 1764 में किस युद्ध ने कर दिया? बक्सर का युद्ध। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ इसके माध्यम से जो है अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से बंगाल पर क्या कर लिया? पूर्ण रूप से बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम राजनीतिक अधिकार की शुरुआत कहां से की थी? उसका उत्तर होगा 1757। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक रूप से अधिकार की पूर्ण रूप से शुरुआत कब हुई? तो 1764 के बक्सर के युद्ध से हुई। इसके पश्चात अब कंपनी के पास ये अधिकार है कि भारत में वो राजनीतिक रूप से अधिकार कर सकती है। अब इस कंपनी को आवश्यकता है कि वो किसी ऐसे नियमों का निर्माण करे जिसके माध्यम से वो शासन व्यवस्था को संचालित कर सके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य तो ये था कि वो व्यापार करेगी, लेकिन उन्होंने अब राजनीतिक रूप से अधिकार कर लिया है। तो अब उसका उद्देश्य है कि हम किस प्रकार भारत को राजनीतिक व्यवस्था से संचालित करें। वैसे बंगाल एक बड़ा भारत का प्रसिद्ध जो है एक प्रांत था उस समय,
तो अब बंगाल पर अधिकार हो गया है। तो अब कंपनी को सबसे जरूरत इस चीज की थी कि वह शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों का निर्माण करे। इसलिए वह सर्वप्रथम जो है, इसलिए वह सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो निर्माण किए गए विभिन्न प्रकार के एक्ट है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत है एक तरफ नियमों की, और उन नियमों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन व्यवस्था को रेगुलेट या संचालित करने के लिए सर्वप्रथम जो कानून का निर्माण किया वो 1773 का रेगुलेटिंग है। रेगुलेट का मतलब ही यही होता है कि वो किसी शासन व्यवस्था को संचालित करना। तो रेगुलेट का आशय है संचालन। क्या है? संचालन, जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेशन यानी संचालन। तो इसके इस जो 1773 का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित जो एक्ट था, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया प्रथम कानून। तो 1773 का एक्ट है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया प्रथम कानून था। और दूसरी बात इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यानी व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट, क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य ये था कि शासन व्यवस्था को संचालित करना। शासन व्यवस्था को संचालित करना, ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। इसके बाद इसके कुछ प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। जैसे इस एक्ट के द्वारा जो अपने बंगाल था, उस बंगाल प्रांत का एक क्या होता था? गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर। कहाँ का होता था? बंगाल का। ये जो बंगाल का गवर्नर है, इस पद का नया नाम क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर शब्द जो था, बंगाल का गवर्नर होगा, उसको किस में बदल दिया? गवर्नर जनरल। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल नामक पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया या सृजन किया गया, तो वो एक्ट होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और प्रथम बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, यानी हेस्टिंग्स लिख सकते हैं हम, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसके द्वारा एक ये व्यवस्था की गई कि इसके द्वारा एक उच्चतम न्यायालय इस एक्ट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया कि इसके द्वारा जो है एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? प्रावधान तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंगाल, कलकत्ता। बंगाल में स्थान कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता नामक स्थान पर जो है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम जो CJI थे, यानी हम वैसे CJI तो नहीं कह सकते, CJ कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस कौन थे? तो एलिजा इम्पे जो इसके थे प्रथम चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जो भारत में सर्वप्रथम जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया उसके प्रथम जो है CJ कौन थे, यानी चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो थे एलिजा इम्पे। तो ये 1773 की रेगुलेटरी एक्ट की प्रमुख विशेषताएं। इसके पश्चात हम बात करेंगे 1773 के बाद एक प्रमुख एक्ट आता है जिसे कहा जाता है 1781 का एक्ट।
1781 का एक्ट। इस एक्ट में क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया गया है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पहला कानून है, इसलिए कमियां तो जरूर रही होगी। तो कमियां इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जो 1781 का एक्ट था वो बनाया गया। और 1781 एक्ट को नाम क्या दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये कहा गया। सेटलमेंट एंड समायोजन, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, जो प्रमुख कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? 1781 का एक्ट पारित किया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।